सुधांशु जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि आज परिवार पर तो हम लोग बहुत दिन से बात कर ही रहे हैं, परिवारवाद पर जिस पर पीएम ने हमला किया है, रोजगार पर बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक वक्त पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कांग्रेस ने ठीक ठीक लगाया है, कह रहे 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, मेरा मानना है बिहार में 20 लाख दे रहे थे, अगर इनके गठबंधन की बात मानी जाए, अब पूरे देश में 30 लाख देंगे। मतलब आप स्वयं सोचिए लोग किस प्रकार की बात करने का प्रयास करते हो। मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए भी बताना चाहता हूं कि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में जनसंख्या का के 1% की सामान्यतः सरकारी नौकरी हो सकती है, यानी पूरे देश में अगर माने तो 1.5 करोड़ लोगों की। अगर आप इनडायरेक्ट एंगल पर भी देखें, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के, तो 2.25% से अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी नौकरी से संबंधित नहीं हो सकते हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि वर्तमान में सरकारी नौकरी कितनी है और क्या करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कहने का प्रयास करता हूं, अपने कोई नई पार्टी होती है, जैसे आजकल वो नई वाली पार्टी आई है ना, जो तरह तरह के कीर्तिमान, तरह तरह के स्टाइल दिखाती है, आम आदमी पार्टी, वो कहती तो लोग मान भी लेते, चलो भाई इनको कभी मौका नहीं मिला, इनको एक बार परख के देखते हैं। पर ये लोग जो कि परखे परखाए हैं, चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, वो आकर अगर ये बात कहते हैं तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये जो लोग दावा कर रहे हैं इनकी पार्टियों का नहीं, परिवार का शासन रहा है। मतलब मेरे बाप दादे तो दे ना पाए अंजना जी, और मैं करके दिखा दूंगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो क्या केवल सरकारी नौकरी के आधार पर बढ़ा? सरकारी नौकरी भी आगे बढ़ रही है, पब्लिक सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, एसबीआई भी शानदार काम कर रही है, और भी काम कर रहे हैं। अगर पूछिए कांग्रेस से कि हम और आप यहां बैठे हुए हैं तो सरकारी टीवी चैनल पर बैठे हैं कि प्राइवेट टीवी चैनल पर बैठे हैं? जब केवल सरकारी टीवी चैनल था तब मीडिया ज्यादा विविधतापूर्ण न्यूज देता था, ज्यादा स्वतंत्रता होती थी। कितनी बार दूरदर्शन जब केवल था तब विपक्ष के भी लोगों को ऐसे ही बैठ के बात करने का और इतनी ही आक्रामकता के साथ बोलने का मौका मिलता था। हम लोगों को भी तो याद है, आज राहुल गांधी जी का पूरा शो दिखा रहे हैं, कितने जमाने में दूरदर्शन के जमाने में होता था। इसलिए मैं कह रहा हूं यथार्थ की बात करनी चाहिए। इन लोगों के सामने समस्या क्या है? ये 20वीं सदी के उस मानसिकता में अटक गए। जब इनकी सरकार गई थी ना, जैसे राजे रजवाड़े नवाबों का जब नवाबियत गई तो वो उस दौर से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो इनको लगता है कि वो जो पुराने जमाने की ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड राजनीति है, हाँ, जो थोड़ा बहुत डिवीजन कर लेंगे, उत्तर दक्षिण में कर लेंगे, तमिल हिंदी में बांट लेंगे, भाषा में बांट लेंगे, क्षेत्र में बांट लेंगे, अगला पिछड़ा में बांट लेंगे, दलित सवर्ण में बांट लेंगे, और फिर कुछ पुराने स्टाइल के कुछ चीजें दिखाकर काम चला लेंगे। मगर अब नया भारत है, नई सोच है, और इस कारण से एक नया स्वरूप सामने रखना पड़ेगा, जो मोदी जी ने रखकर धरातल पर उतारकर इन 10 सालों में दिखा दिया। ठीक है गुरदीप जी, वो कह रहे हैं इतने दशकों तक आपने राज किया, जो नहीं किया अब तक वो मोदी को हैट्रिक बनाने के लिए कसमें वादे जनता के सामने कर रहे हैं आप। इसका कोई अर्थ नहीं है। बिहार में 20 लाख और पूरे देश में राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख। शुक्रिया अंजना जी। मैं बड़े ध्यान से सुधांशु जी को सुन रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो धीर गंभीर बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने मौका जो है खो दिया। हमारी भर्ती योजना क्या है? हमने कहा कि वो 30 लाख पद जो आज मौजूद हैं और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में नहीं भरे, ये केंद्र सरकार के जुड़े पद हैं, ये पीएसयूज में जुड़े पद हैं, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पद हैं, ये केंद्रीय विद्यालयों के पद हैं, ये नवोदय विद्यालयों के पद हैं, ये सरकारी पद खाली हैं। बिहार में 20 लाख पद वो भरे गए जाने की बात हुई जो बिहार सरकार के पद हैं। हम 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के खाली हैं और वो उसको भरने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा पहले क्यों नहीं किया? तो सुधांशु जी, पहले तो ये समझिए कि ये 30 लाख पद वो हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस की सरकार में सृजन हुए थे और कांग्रेस की सरकार में भरे गए थे। आपकी सरकार में जब लोग रिटायर हुए तो आपने नहीं भरे। पहले इसको क्लियर करें। दूसरी बात, हमारा वायदा 30 लाख का नहीं है, 30 लाख तो सरकारी पद का है। हमारा दूसरा भी वायदा है अंजना जी, इस देश के अंदर जो मेरी और आपकी पीढ़ी रही, सुधांशु जी की भी जो पीढ़ी रही, हमसे पहले वाले भी जो एक जनरेशन रही, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था आजादी के बाद कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो जीवन में तरक्की कर जाएंगे। पिछले 10 सालों के अंदर देश के युवा से यह विश्वास छिन गया है। आज जो देश का युवा भटक रहा है नौकरी के अभाव में, और मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी की, रोजगार की बात कर रहा हूं, वो इसलिए भटक रहा है क्योंकि इसका कोई व्यवस्था की नहीं गई। अभी आप देखिए कि प्राइवेट के अंदर जो बात है, हमने तो नहीं कहा, बिट्स पिलानी जैसा इंस्टीट्यूट, देश का टॉप इंस्टीट्यूट है, आईआईएम जैसा इंस्टीट्यूट, अपने एलुमनाई को चिट्ठी लिख रहा है कि चूंकि भर्तियां मुश्किल हो गई हैं, इसलिए आपकी जहां जान पहचान है वहां पे आप हमारे स्टूडेंट्स को भर्ती करने की कोशिश करें। इस देश के अंदर यह हालत हो गई है कि बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट और आईटी जैसे इंस्टीट्यूट को अपने एलुमनाई को अपील करनी पड़ रही है। तो सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि इस देश के अंदर, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं करके दिखाया। मैं केवल 2 मिनट चाहूंगा। आज विश्व गुरु की बात करते हैं, पूरे देश के अंदर यह फैलाई जाती है बातें कि भारत दुनिया में टॉप पे है। हम भी मानते हैं। किन चीजों में टॉप पे है? आज भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स टॉप पे हैं, नर्सेस टॉप पे हैं, स्पेस में और न्यूक्लियर में भारत टॉप में है, एग्रीकल्चर में, मिल्क सेक्टर में भारत टॉप पे है, आईटी और टेलीकॉम में भारत टॉप पे है, हमारे सीईओज, हमारे मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स, हमारे सीएस भारत के टॉप पे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के लोग भारत के टॉप में हैं। और ये किसने किया?
नेहरू जी के टाइम पे डॉक्टर इंजीनियर देश के अंदर बने, इंदिरा जी के टाइम पे स्पेस, न्यूक्लियर और एग्रीकल्चर में दुनिया में हम टॉप पे गए, राजीव जी के टाइम पे हम आईटी और टेलीकॉम में टॉप पे गए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हम सीए, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर में टॉप पे गए। ये पहली बार है 75 साल में मोदी सरकार के दौरान कि जब एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आ रहा है, नया रेवोल्यूशन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके लिए हम आज दुनिया में टॉप पे नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं, इस पर हमारी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन आज नीति आयोग ये कहता है कि 40%, नहीं देखिए काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद मुझे मेरे को बात एक लाइन पूरी कर रहा हूं, मुझे पूरी बात करने दीजिए, क्योंकि हमारी जो घोषणा हुई वो केवल 30 लाख जॉब के लिए नहीं हुई अंजना जी। आज हमने देश के युवाओं को यह भी गारंटी दी है कि कोई भी 25 साल से नीचे का डिप्लोमा धारक होगा या डिग्री धारक होगा, उसको 1 साल की पहली नौकरी, 1 साल की जिसमें कम से कम 8,500 रुपए का स्टाइपेंड या आप सैलरी के लीजिए, वो सरकार दिलाएगी। हर युवा को जो कॉलेज से निकलेगा या डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से निकलेगा, उसको पहले 1 साल, आज दिक्कत क्या है, आप डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं, पहला दरवाजा किसी सरकारी कंपनी में या किसी प्राइवेट कंपनी में उस बच्चे के लिए कांग्रेस की सरकार खोलेगी। और ये गारंटी आज हम दे रहे हैं, और हम ये भी गारंटी दे रहे हैं जो इनकी सरकार में हुआ कि भर्तियां निकली तो 1-1 साल तक एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम होने लगे तो पेपर लीक हो गए, पेपर अगर हो गए तो रिजल्ट नहीं निकला, और रिजल्ट निकल गया तो ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। इस सब को हम बदलेंगे, हमें कानून लाएंगे, भर्ती भरोसा कानून, जिसके अंदर ये टाइमलाइन तय होगी कि अगर भर्ती है तो कितने दिनों में भरी जानी है, कब उसका एग्जाम होना है, कितने दिन में रिजल्ट निकलना है, कितने दिन में ज्वाइनिंग होनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने छला है देश को, एक नौकरी रेलवे के अंदर 1,000 गुरदीप जी मोनोलॉग मत कीजिए ना सर, ये गलत है। एक सेकंड रुक जाइए। उन्होंने भी बोला, आपने भी बोला, थोड़ा मौका मुझे भी दीजिए, मोनोलॉग ही चल रहा है तब से, कुछ सवाल भी पूछने दीजिए, जिसके बाद मुझे उनसे भी सवाल करना है। 2 सवाल मेरे मन में उठे। एक सवाल आपने कहा कि नेहरू जी की वजह से, इंदिरा गांधी जी की वजह से जॉब्स में लोग टॉप पर पहुंचे, अलग अलग फील्ड्स में टॉप पर पहुंचे, राहुल गांधी की माफ कीजिएगा राजीव गांधी जी की वजह से आईटी सेक्टर में लोग टॉप पर पहुंचे। ये जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इन टॉप पोजीशंस में बैठे लोग आज दलित क्यों नहीं है, तो इसका श्रेय तो आपको लेना होगा। अगर टॉप पर बैठे लोगों का श्रेय आप ले रहे हैं, तो अगर दलितों का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या उन्होंने कहा कि एंकर्स हैं, वो एंकर्स में आदिवासी नहीं है, तो इन सबका श्रेय लेने का ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सारे जर्नलिज्म में 2014 के बाद आए हैं, हम लोग तो सारे पहले से ही है ना। सवाल बहुत बड़ा है, सवाल है कि सिर्फ आरोप इधर से उधर करने से नहीं होगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जी ने, दोनों का जवाब एक साथ। प्रियंका जी ने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। जब सुक्खू साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था 1 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। दोनों बाइट्स ऑन रिकॉर्ड है। इसका क्या मतलब है? पहले आप कस्में वादे करें कि हम नौकरी देंगे, फिर बाद में कहें उसका सृजन करेंगे, आने वाले वक्त में सृजन होगा, तो कस्में वादे पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, अगर हम देश की 1947 की हकीकत को भूलते हैं तो हम इंसाफ नहीं करेंगे। 1947 में जब हम आजाद हुए, और सुधांशु जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 93% गरीब अनपढ़ था, 93%, और लगभग 100% जॉब्स केवल और केवल जो उन कास्ट के पास जो अमीर भी थे और जो पढ़े हुए भी थे वही थे। पहला काम कांग्रेस ने अधिकार दिया कि 2-2.5 हजार साल से जो लोग शिक्षा के दायरे से बाहर थे उनको अधिकार दे दिया। वक्त लगा, 2-3 जनरेशन लगी। आज SC, ST, OBC के लोग इस देश में पढ़कर आगे निकले, जो पिछले 2-2.5 हजार साल से कोशिशें इस देश के अंदर होती रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल अब हुई, सूफी आंदोलन के अंदर भी हुई, बुद्धिस्ट आंदोलन के अंदर भी हुई, और इस बीच में बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे आपको बोलना होगा थोड़ा सा, लेकिन अधिकार गुरदीप जी आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्लो मोशन में आप बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोलना होगा सर, ताकि अगला सवाल उनकी तरफ जाए। हाँ, मैं तेज बोल देता हूं, तो अधिकार कांग्रेस ने दिया। आज 70 साल के अंदर वो जनरेशन पढ़कर आगे बढ़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन क्या हम इस पे संतुष्ट हो जाएं कि हमने पढ़ा दिया, हमने अधिकार दे दिया, हम जॉब्स नहीं देंगे? अब जॉब्स देने की बारी है, हम नई नीति लाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हर समाज अलग अलग चरण से गुजरता है। आज का चरण यह है कि वो युवा जो SC, ST, OBC में है, वो महिलाएं जो अब पढ़ लिख गई हैं, उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हम तैयारी करें। और जहां तक बात हिमाचल की है, हमने बिल्कुल बोला 1 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। 1 लाख रोजगार क्रिएट करने का हिंदी यही होता है, 1 लाख सृजन करेंगे, और इस पे हम कायम है। सुक्खू साहब ने यह नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, सृजन करेंगे तभी तो जॉब आएंगी। हमने सरकारी नौकरी नहीं बोला, हम आज भी बोल रहे हैं कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री लेके निकल रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ जो गिग इकोनॉमी के अंदर लोग हैं, जो डेली डिलीवरी बॉयज हैं, जो गिग इकोनॉमी के अंदर आज बड़े संख्या में युवाओं को धकेला गया है, उनके लिए भी वेलफेयर प्रोग्राम निकालेंगे। ये अलग अलग समाज के सेक्शन है, इस सबको मिलाकर रोजगार बनता है। हालांकि मैं वो बाइट निकालने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि उन्होंने 5 लाख नौकरियां कही थी प्रियंका गांधी ने, और 1 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी, लेकिन आप उससे अब पीछे हट रहे हैं। अब देखिए, मामला यही होता है, फला लाख सरकारी नौकरी देंगे, इतना लाख देंगे। जब एक बार सरकार पीछे नहीं हट रहा हूं,
नहीं, मैं आप पीछे नहीं हट रहा हूं। बोला है उन्होंने सर 1 लाख सरकारी नौकरी, अगर वो बाइट हम निकाल सके तो मैं भी प्ले आउट कर कानून दूं। ला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं उन्होंने 1 लाख फर्क क्या है? सरकारी नौकरी देने में, फिर सरकारी नौकरियों में सृजन क्या करना है? और 1 लाख नौकरी देंगे, फर्क बताइए। मतलब सरकारी नौकरी में फिर सृजन करने की क्या जरूरत नहीं है? करेंगे, हमने वैकेंसीज की बात तो नहीं की। तो उसका कोई टाइमलाइन होगा, Sorry, कितने दिन में सरकारी देंगे, नौकरी क्या के सृजन देंगे? की प्रक्रिया होती है, कह रहे असेसमेंट होता है, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है, उसके अप्रूवल आते हैं, उसके नोटिफिकेशन होते हैं। ये तो सरकारी सिस्टम है। कोई टाइमलाइन है इसका? एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जैसे देश में 30 लाख एग्जिस्टिंग वैकेंसी टाइमलाइन है और एक होता है नई वैकेंसी। सुकू साहब जो इसमें कह रहे सृजन करने में दिक्कत क्या है? टाइमलाइन क्या है? बिल्कुल, हमारी 5 साल की सरकार है, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए आप सुक्खू साहब की बात बोली, तेलंगाना में भी हमने सेम वायदा किया। अभी 3 महीने पहले सरकार आई, 30,000 सरकारी नौकरी हम हैंडओवर कर चुके हैं। 30,000 सरकारी नौकरी वहां पे स्टेडियम में बुला के लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। आपको वो क्यों नहीं दिखा? वो भी दिखना चाहिए। सुधांशु जी, कर्नाटक के अंदर सरकार ने हमने संसद में joining कहा, दी है। रुक जाइए देखिए, गुरदीप जी, एक सेकंड लगातार, एक सेकंड। सरकार ने संसद में जो जानकारी दी उसके मुताबिक 1 मार्च 2021 तक केंद्र के जो अलग अलग विभाग हैं उसमें 9,80,000 पद खाली हैं। एटॉमिक एनर्जी में 9,000, डिफेंस का जो सिविल विंग है उसमें 2,64,000, हम नंबर्स दिखा रहे हैं लगातार। डाक विभाग में 9 लाख है, रेलवे में 2,43,000 है। ऐसे में एक जो अर्धसैनिक बल है 1 मार्च 2023 तक उनमें 8,30,000 पद खाली हैं। 3 फरवरी 2023 तक रेलवे में 3,12,000 पद रखे हैं। क्यों? पहला प्रश्न तो यही है, उस पर कोई कदम क्यों नहीं सरकार उठाती? और आपने एक अनुपात बताया कि जनसंख्या के अनुपात में इतनी ही सरकारी नौकरियां हो सकती हैं। उसी अनुपात को लगाते हुए बताइए कि 2024 में सरकारी नौकरियां देने का वादा करेंगे क्या मैनिफेस्टो में? देखिए, मैं पूरी बात बताता हूं। बहुत लंबा भाषण दिया है गुरदीप जी ने, तो मैं अपेक्षा करूंगा इसका सिर्फ आधा हमें दे दीजिएगा, सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात कहा कि 8 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों में खाली है। केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ही कुल 11 लाख अर्धसैनिक बल। अब 11 लाख जहां कुल अर्धसैनिक बल है वहां 8 लाख वैकेंसी खाली हो, थोड़ा सा मुझे असहज लगता है। खैर, उस डाटा को बाद में देख लेंगे, परंतु मैं कहना चाहता हूं गुरदीप जी, यही तो समस्या है आपकी राहुल गांधी की गारंटी की। आपने बताया प्रक्रिया लगती है, टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। ये भाई 2 राज्य जहां भी आप 5 साल शासन करके गए हैं, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़, कितनी नौकरी दे दी भाई? यहां तो 1.5 दर्जन पर्चे लीक हुए और फिर जवाब क्या था मुख्यमंत्री का? मैं तो जादूगर हूं, जादूगर से पता लगा लेता हूं कहां रहता है। ऐसा तो जवाब किसी मुख्यमंत्री ने दिया। तो मेरे भाई बताइए ना, कितना दिया राजस्थान में, कितना दिया छत्तीसगढ़ में? चलिए, आपने बिहार में 20 लाख का वादा किया था, अभी सरकार चेंज हुई है ना, तो 1.5 साल बाकी है, तो 15 लाख नौकरियां तो अब तक दे दी होनी चाहिए थी। कितने पद सृजित किए थे जरा यही बता दीजिए ना, कि बिहार में इतने सृजित किए थे, हमने इतना किया था। चलिए, अब जो आप कहते हैं और कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, ये मैं सामने करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि एमएसपी की गारंटी देंगे, हम कानून बनाएंगे इसका, तो भाई बना दिया कर्नाटक में कानून। सरकार तो है और ठीक ठाक शानदार बहुमत की सरकार है, काहे नहीं बना दिया? पंजाब में आपकी बेहतरीन बहुमत की सरकार थी, काहे नहीं बना दिया? यही है, कहना कुछ और, बोलना कुछ और। जब अपना मौका आएगा तो कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद कहना झांसा देने के लिए हम ये कर देंगे। आइए केरल से, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां बताइए, काला कानून लागू है ना, देयर इज नो एमएसपी इन केरल। ये वाला कानून क्यों नहीं लागू करवा दिया आपने? ये हम गारंटी देंगे। इसीलिए कहते हैं, जो आप दे नहीं सकते वो देने का प्रयास करते हैं, मगर हकीकत क्या है? अंतर मैं बताता हूं। जो मोदी जी ने देने की बात कही, आप कहते हैं कि हम सीधे पैसा दे देंगे, मोदी जी ने कहा मुद्रा लोन देंगे। लोन व्यक्ति लेता है तो उसके लिए पहले चाहिए था अकाउंट, आपके जमाने में अकाउंट ही नहीं था, वो पैसा जाता था कैश, और वो 10 जगहों से होता हुआ जाता था, रुपए का 15 पैसे पहुंचता था। अब रुपये का पूरा 100 का 100 पैसा पहुंचता है, और जब उसके अकाउंट में पहुंचता है, और आप कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 80,000 रुपए के आसपास है, उससे वो एक नया रोजगार सृजित करता है, और इस कारण से उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता आती है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जो लोग 30-32 साल से ऊपर हो गए, वो तो सरकारी नौकरी के रेंज के बाहर है, तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कुछ नहीं है आपके पास। इसे कहते हैं टोटल झांसा देना। अब मैं एक और फैक्ट बताता हूं राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या। अभी गुरदीप जी 2 चीजें बड़ी आपत्तिजनक बोल गए, शायद मतलब कांग्रेस पार्टी को अपना कहते हैं कि जब नेहरू जी के जमाने में डॉक्टर इंजीनियर बनने शुरू हुए। मैं दर्शकों से जा कहता हूं, चेक करिए भारत का पहला इंजीनियर कौन था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसका नाम राहुल गांधी ढंग से नहीं ले पाए थे, वो बन गए थे 1915-16 में इंजीनियर। और डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस 1930 और 32 में भारत की तरफ से डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए चले गए थे चाइना जापान की लड़ाई में। नेहरू जी बनाए थे भैया। नेहरू जी तो सन 46 में जाके अंतरिम सरकार में बने थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज उस समय बन गया था 1916-17 में। भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892 में महाराजा मैसूर ने शुरू कर दिया था। 1892 जब नेहरू जी 3 साल के थे। ये जो एक खामखा का क्रेडिट देने की बात है। अब कहते हैं राजीव गांधी जी के समय में आईटी सुपर पावर बना। जनाब, हमने उस जमाने में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। अरे भैया, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच 1985-86 में आई। आईआईटीज में राजीव गांधी के पूरे टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच नहीं होती थी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती थी, और आईटी सुपर पावर बन गया 89 से पहले। अद्भुत। जबकि फैक्ट यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है तो 1998-99 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बेंगलुरु में खोला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कई बार आप लोग इस प्रकार का, और प्रॉब्लम क्या है। अब दूसरा देखिए कितना अद्भुत फैक्ट बोलते हैं राहुल गांधी जी।
पिछड़ों को स्थान नहीं मिल रहा, दलितों को स्थान नहीं मिला, और ये बताइए जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो कहते हैं ना इसमें पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, अल्पसंख्यक कौन है। मेरे भाई